हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंग्लेय मैसूर युद्ध के बारे में। अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे। तो आज की इस क्लास में हम केवल डिस्कस करेंगे जो प्रथम मैसूर युद्ध था और दूसरा जो मैसूर युद्ध था। तो देखिए, मैसूर का जो क्षेत्र है, यहाँ के बड़े ही 2 शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक थे जिसके बारे में आपने निश्चित रूप से सुना होगा। जिनमें से एक तो है हैदर अली और दूसरा उनका बेटा था जिसका कि क्या नाम था, टीपू सुल्तान। तो इन्हीं दोनों के साथ क्या किया था अंग्रेजों ने, ये चारों अंग्रेज मैसूर युद्ध लड़े थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ था अंत में, देखिए, जो हैदर अली है और जो टीपू सुल्तान है ये युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि जो मैसूर है उस पर जो लॉर्ड वेलेजली है उसकी सहायक संधि को थोप दिया गया था, और जो मैसूर का क्षेत्र है वो क्या किया, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता के अंदर उसको शामिल कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं आंग्लेय मैसूर युद्ध के बारे में। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत का जो दक्षिण का क्षेत्र है यहाँ पर क्या था, पहले विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। जब केंद्रीय सत्ता देखिए यहाँ पर तुगलक वंश का राज था, तो उस समय काल में क्या हुआ कि 1336 ईस्वी के अंदर जो दक्षिण का क्षेत्र है यहाँ पर एक साम्राज्य की स्थापना हुई जिसको किस नाम से जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य के नाम से। और इसी के साथ ही कुछ समय के बाद यहाँ पर एक अन्य साम्राज्य की स्थापना हुई जिसको कि बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। वो भी इसके समीप था, ये ऊपर बहमनी साम्राज्य हो गया। तो देखिए, समय बीतता गया, जो बहमनी साम्राज्य है ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभक्त हो गया, जिसके कि देखिए नाम क्या थे, बीदर बना, इससे बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो ये अलग अलग इसके भाग बने। तो देखिए, समय के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो विजयनगर था ना, ये इन राज्यों की आंतरिक नीतियों में क्या करने लगा, हस्तक्षेप करने लगा। तो उसी का परिणाम क्या निकला कि ये जो अलग अलग मैंने अभी आपको राज्य बताए थे, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये इकट्ठे हुए विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। और 1565 ईस्वी के अंदर देखिए एक बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा गया जिसको कि तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। उसको राक्षसी तगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसमें क्या था कि ये जो बहमनी साम्राज्य के छोटे छोटे जो मैंने आपको भाग बताए थे, इन्होंने मिलकर क्या किया कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इस पर आक्रमण कर दिया। तो इस आक्रमण का क्या परिणाम निकला कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसका पतन हो गया, पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य तबाह हो गया था। तो इसके तबाह होने के बाद देखिए काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो थे या कोई अन्य राज्य थे जो कि किसके अंदर आते थे, विजयनगर साम्राज्य के अंदर आते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई विजयनगर साम्राज्य के पास कोई शक्ति नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके स्वतंत्र होना प्रारंभ कर दिया। तो अनेक राज्य इससे स्वतंत्र हुए। तो इसके अंदर देखिए एक राज्य था जिसका कि क्या नाम था, मैसूर नाम था। तो यहाँ पर एक क्षेत्र है मैसूर, तो वो क्या हुआ, इसके ये भी आज़ाद हो गया उस समय काल में विजयनगर साम्राज्य से। और क्या हुआ, एक स्वतंत्र राज्य जिसको क्या मैसूर के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना हो गई। तो इस प्रकार से मैसूर देखिए बना था। अब समय काल आगे बढ़ा, उसके बाद देखिए अभी समय चल रहा है। इस समय काल के अंदर जो शासक है वो कौन है, चिक्का कृष्ण राज यहाँ पर शासक है मैसूर के अंदर, ठीक है। और ये किस वंश के हैं, वाडियार वंश का ये शासक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो चिक्का कृष्ण राज है ये केवल नाम मात्र का ही शासक है, इसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। अगर शक्ति की बात करें तो देखिए इसके दरबार के अंदर 2 व्यक्ति हैं जिनका कि नाम क्या है, एक तो नंदराज हो गया और दूसरा है कृष्णराज। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनके पास की प्रशासन चलाने की वास्तविक शक्तियां हैं। अब देखिए जो ये नंदराज है इसकी सेना के अंदर एक व्यक्ति भर्ती हुआ सैनिक के तौर पर, उसका क्या नाम था, हैदर अली था। नाम आप याद रखेंगे, आगे चलकर यही क्या होगा, मैसूर का शासक बनेगा। तो हैदर अली सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ, बड़ा ही महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी और कूटनीतिक व्यक्ति था ये। तो इन्हीं अपनी जो इसके पास योग्यताएं थी इनके बलबूते क्या किया, इसने धीरे धीरे करके यानी कि अपना प्रमोशन लिया, सैनिक से और बड़े पद पर पहुंचा और बड़ा अधिकारी बन गया। तो अंत में क्या हुआ कि 1755 ईस्वी के अंदर जो ये हैदर अली है, इसको एक जगह है डिंडीकुल, वहाँ पर एक इनका किला था मैसूर का, तो वहाँ का इसको सूबेदार बना दिया गया, किसको, हैदर अली को। तो सूबेदार बनते ही इसने क्या किया
कि ये भारत के अंदर स्थिति देख रहा है अंग्रेज़ों की, कि अंग्रेज़ जो है वो अन्य जो फ्रांस विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ बराबर युद्ध कर रहा है। वो दूरदर्शी था हैदर अली, वो समझता है कि भाई भविष्य के अंदर कभी ये अंग्रेज़ जो है हमारे लिए भी खतरा हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए उन्होंने क्या किया हैदर अली ने, कि जो डिंडीगल किले का ये सूबेदार बना था, वहाँ पर इसने देखिए एक शस्त्रागार का निर्माण किया, जहाँ पर कि जो यूरोपियन तरीके से हथियारों का निर्माण किया जाता था। उसके अलावा जो इसने अपनी सेना थी उसको यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया, ताकि वक्त आने पर क्या है अंग्रेज़ों का भली भांति मुकाबला किया जा सके। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद देखिए अपनी योग्यताओं के बल पर ही क्या हुआ, 1761 ईस्वी में इसने मैसूर को क्या है हथिया लिया, और ये क्या हुआ, मैसूर का शासक बन गया। तो इस प्रकार से देखिए हैदर अली जो कि मामूली सेना के सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ था, वो आगे चलकर क्या बन गया, मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। अब शासक बनते ही उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। तो मैसूर है और उसके देखिए आसपास का जो क्षेत्र था उसने क्या किया, जो हैदर अली उसने तेजी से जीतना प्रारंभ किया। ये मैसूर है, तो उसने क्या किया, जो आसपास के क्षेत्र है यहाँ पर अभियान किए और इनको जीतना प्रारंभ किया। तो देखिए आप ये जानते हैं कि यहाँ जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पर कौन है, मराठा है, और नीचे कौन है, निजाम है। यहाँ पर निजाम हो गए और यहाँ पर है मराठा। तो ये इनके साम्राज्यवादी जो साम्राज्य विस्तार की जो नीतियाँ थी हैदर अली की, तो इसको देखकर जो मराठा और निजाम है ये क्या हो गए, भयभीत हो गए। क्योंकि देखिए इनको डर सता रहा था कि अगर हैदर अली आगे तक अपना विस्तार करता है तो जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी सीमाओं तक पहुंच जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि इनके अंदर आपसी मतभेद और फूट पड़ गई। ठीक है, ये भी युद्ध लड़ने लगे, यानी कि आपसी लड़ाइयाँ होने लगी इसके अंदर। देखिए अंग्रेज भारत के अंदर यही चाहते थे, अंग्रेज भारत के अंदर यही चाहते थे। अब देखिए बात चल रही है 1761 के आसपास की। तो आपको पता है कि 1757 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर एक युद्ध लड़ा था, प्लासी का युद्ध। उसमें क्या किया था, उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया था। तो ये अंग्रेज अब देखिए खाली बंगाल तक सीमित नहीं है, ये चाहते हैं कि बंगाल के अलावा भी हमारा जो साम्राज्य है वो अन्य जगहों पर फैले। तो ये अंग्रेज ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो स्थानीय शासक है, जो स्थानीय शक्तियां हैं, मराठा, निजाम और ये हैदर अली, मैसूर, ये आपस में भिड़े हुए हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, अंग्रेज़ों ने उठाया। और देखिए ये जो युद्ध कोई भी हुए थे जो अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए थे, तो उनका सामान्य सा कारण यही था कि जो अंग्रेज है वो क्या करना चाहते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए अंग्रेज इस मामले के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो तट है यहाँ पर मालाबार तट, इसको मालाबार तट बोलते हैं, तो ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, इस मालाबार तट पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स देखिए बैकग्राउंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो प्रथम मैसूर युद्ध है, जो कि अगर समय काल की बात करें तो 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए अंग्रेज देख रहे हैं कि जो स्थानीय शक्तियां हैं वो आपस में क्या है, लड़ाई कर रही है, उनके बीच में फूट पड़ी हुई है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, देखिए जो मराठा और निजाम है ना, उसको अपनी तरफ मिला लिया। तो अंग्रेज देखिए मराठाओं को क्या किया, अपनी तरफ मिला लिया। अब जो मराठा है देखिए वो अंग्रेजों की तरफ क्यों शामिल हो गए, क्योंकि देखिए जो मराठा हैं इन्होंने क्या किया है, अभी अभी जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किया है मराठों ने। तो ये अहमद शाह अब्दाली के साथ ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि मराठा जो है वो पराजित हो गए थे। और देखिए धन से, आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से क्या है, मराठा कमज़ोर हो चुके हैं यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठाओं को ये देखिए प्रलोभन दिया धन वगैरह का, और क्या क्या मराठाओं को अपनी तरफ शामिल कर लिया। और दूसरी तरफ जो ये निजाम है, इनको क्षेत्र का लालच दिया कि अगर आप भाई युद्ध में पार्टिसिपेट करोगे, अगर मैसूर हार गया तो वहाँ से जो भी क्षेत्र विजित किया जाएगा वो आपको, यानी कि हैदराबाद को या हैदराबाद के निजाम को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मराठा और जो निजाम है वो क्या हुए, अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया, और इससे क्या हुआ, एक त्रिगुट का निर्माण इन्होंने प्रारंभ किया। यानी कि तीन लोग मिल गए यहाँ पर, अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम। अब ये तीनों मिल गए तो इस चीज़ का पता देखिए किसको चला, हैदर अली को चला। मैंने आपको बताया था कि हैदर अली जो है वो काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति है और क्या है, कूटनीतिक है। तो क्या किया हैदर अली को, जब इस बात का पता चला तो हैदर अली देखिए मराठाओं के पास में गया, और उसने मराठाओं से कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये सिर्फ पैसे के लिए मुझसे युद्ध लड़ोगे, अगर ऐसी बात है तो देखिए मुझे पता है कि भाई
तुम्हारी हालत क्या है, अभी पतली है, क्योंकि अभी तुमने क्या लड़ा है, ये युद्ध लड़ा है, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो अगर तुम्हें धन चाहिए तो धन तुम्हें मैं दूंगा, तुम अंग्रेजों की तरफ शामिल मत हो। तो इस बात से क्या हुआ, मराठा मान गए। उसके बाद निजाम के पास गया और निजामों को क्या किया, खुश करने के लिए इसने कुछ क्षेत्र उनको दे दिया, निजामों को दे दिया। तो इससे क्या हुआ, देखिए कूटनीति के बलबूते जो हैदर अली उसने क्या किया कि मराठा और निजाम जो कि किसके साथ सम्मिलित थे, अंग्रेजों के साथ सम्मिलित थे, तो उनको अंग्रेजों से अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो अंग्रेज है वो क्या हुए, अकेले पड़ गए। अब देखिए अंग्रेजों से बदला तो लेना ही है, तो हैदर अली ने क्या किया, अब हैदर अली ने मराठा और निजाम को अपने साथ मिलाया और क्या किया, कर्नाटक पर हमला कर दिया। अब कर्नाटक पर हमला हुआ तो हमला देखिए काफ़ी तेज हुआ था। और जब ये हमला किया गया तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो हैदर अली है उसकी थोड़ी हार होने लगी। यानी कि जब देखिए युद्ध से पहले क्या होता है, छोटी मोटी मुठभेड़ें चलती रहती है। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रारंभ में हैदर अली है वो पराजित हो गया। तो ये सब चीज़ें देख कर जो निजाम है, तो निजाम काफ़ी घबरा गए और निजामों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों से दोबारा से हाथ मिला लिया। निजामों ने सोचा कि भाई जो हैदर अली है वो तो पराजित हो रहा है, अगर अंग्रेज़ जीत गए तो बाद में हमारी बुरी हालत हो जाएगी। तो निजाम ने क्या किया कि वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गए। तो उसके बाद हैदर अली ने देखिए फिर से तेज़ी के साथ आक्रमण किया और जो कर्नाटक की तत्कालीन राजधानी थी उस समय के अंदर, जो कि क्या थी, आरकाट थी, तो आरकाट पर कब्जा जमा लिया और बुरी हालत कर दी थी अंग्रेजी सेनाओं की। और क्या किया कि अंग्रेज़ों को दूर तक खदेड़ दिया, मद्रास के क्षेत्र से भी अंग्रेज़ों को बाहर कर दिया। तो देखिए अगर हैदर अली चाहता तो मद्रास से भी उनको खाली करवा सकता था अंग्रेज़ों से, और उसके बाद मद्रास वगैरह पर भी अपना पूर्ण अधिकार जमा सकता था, अंग्रेज़ों को वहाँ से समाप्त कर सकता था। लेकिन हैदर अली ने ये सब नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया भाई, अपनी हार स्वीकार कर ली। और इस प्रकार से क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ हैं और जो हैदर अली है उनके बीच में 1769 ईस्वी के अंदर एक संधि हो जाती है, जिसको कि मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इन्होंने संधि की शर्तें क्या क्या थी। संधि के अंदर जो पहली शर्त थी ये थी कि अगर किसी भी शक्ति ने एक दूसरे का कोई भी अगर क्षेत्र को विजित किया है, अगर कोई क्षेत्र जीता है, तो क्या करेंगे, वो क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर देंगे, ताकि स्थिति जो है वो पहले की तरह बन सके। तो ये हो गया। उसके अलावा देखिए जो हैदर अली है उसने क्या किया, अंग्रेजों से पहली बार क्या किया, युद्ध का खर्चा वसूल किया। ठीक है, अब तक आपने क्या देखा था कि अंग्रेज जहां भी युद्ध करते थे तो अंत में क्या करते थे कि युद्ध के अंदर जितना भी खर्चा होता था तो वो हारने वाले क्षेत्र से प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ पर जो हैदर अली है उसने क्या किया, अंग्रेजों से युद्ध का खर्चा वसूला। उसके अलावा देखिए एक शर्त और भी थी संधि के अंदर, ये थी कि अगर मैसूर पर कोई भारी शक्ति आक्रमण करती है तो अंग्रेज क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसके बाद देखिए 1771-72 के अंदर जो मराठा है उन्होंने क्या किया था, जो मैसूर है इस पर आक्रमण किया। लेकिन उस समय के अंदर जो अंग्रेज है उन्होंने क्या किया था, मैसूर की सहायता नहीं की थी। तो ये कारण भी एक बना था जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा उसका। तो ये कंडीशन रखी गई और युद्ध का देखिए परिणाम क्या निकला कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो छवि बनी हुई थी वो धूमिल हो गई। बक्सर का युद्ध जो कि कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। तो इस युद्ध के अंदर क्या था, तो देखिए 1757 ईस्वी के अंदर जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ना, तो उसके बारे में लोगों का मानना था कि ये जो युद्ध है ये क्या है, अंग्रेजों के धोखे का परिणाम है। अगर अंग्रेज आमने सामने की लड़ाई लड़ते तो वो जीत नहीं पाते। लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया था अंग्रेजों ने, कब, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी के अंदर। और आप जानते हैं कि जो बक्सर का युद्ध था इसके अंदर अंग्रेजों ने देखिए 3 शक्तियों को एक साथ पराजित किया था, जिसके अंदर की बंगाल का नवाब था मीर कासिम। उसके अलावा देखिए जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय उसको, और प्लस में जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, इन तीनों को एक साथ पराजित किया था। तो इससे क्या हो गया था भाई, अंग्रेजों की पूरी शक्ति संगठित हो गई थी और लोग ये मानने लगे थे कि अंग्रेज जो है भारत के अंदर क्या है, सबसे बड़ी शक्ति है और इनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रथम मैसूर युद्ध के अंदर क्या हुआ कि अंग्रेज की बुरी तरह से पराजित हो गए, जिससे क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध के बाद जो उनकी इमेज बनी थी कि ये अपराज्य है, इनको कोई हरा नहीं सकता, तो वो इमेज समाप्त हो गई। ये इस युद्ध का परिणाम निकला। इसके बाद देखिए किस प्रकार से अगली घटनाएं होती हैं। तो ये युद्ध कब समाप्त हो गया, यहाँ पर ये संधि होगी 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि।
उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1-2 सालों तक शांति बनी रही। उसके बाद 1772 ईस्वी में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका एक नया गवर्नर आता है भारत के अंदर। इसका कि क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग है। उसके बाद देखिए 1773 ईस्वी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो वारेन हेस्टिंग है, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। याद रखेंगे ये खाली बंगाल का है, क्योंकि इस समय तक जो भारत का क्षेत्र है वहाँ पर केवल बंगाल के अंदर ही अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन है, पूरे भारत पर नहीं है। बाद में पूरे भारत पर होने के बाद वो भारत का गवर्नर जनरल बनाएंगे, वो बाद की बात है, पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके तहत क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और देखिए जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसके अलावा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसको जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है बंगाल की, उसके अंतर्गत ला दिया गया। यानी कि अब जो निर्णय लेगा वो गवर्नर जनरल लेगा, जिसका कि क्या नाम है, वारेन हेस्टिंग। और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए मान्य होंगे। तो ये घटना चल रही है। अगर बात करें देखिए इसी समय काल के अंदर विश्व इतिहास के अंदर क्या हो रहा है कि जो अमेरिका है, तो वहाँ पर किसका शासन है, वहाँ भी ब्रिटेन का शासन है। और अमेरिका जो है वो फ्रांस की मदद से क्या कर रहा है, अब स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा छिड़ चुकी है, तेज़ी से चल रही है। और जो अमेरिका है वो क्या है, आज़ाद होने की कगार पर है। और देखिए 1776 में क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो आज़ाद हो गया। अब 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया, तो ब्रिटेन के अंदर जो कंपनी की सत्ता है वो ये चीज़ देख रही है कि किस प्रकार से, देखिए उन्होंने ज़्यादा दबाव बनाया है अमेरिका पर कि अमेरिका में क्या हुआ, विद्रोह की लहर उठी और अमेरिका आज़ाद हो गया ब्रिटेन से। अब अमेरिका आज़ाद हो गया तो हो गया, अब देखिए भारत जो है वो ब्रिटेन के कब्जे से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मानना है किसका, ब्रिटेन का। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था 1773 में। और इसके तहत देखिए वारेन हेस्टिंग जैसे ही 1772 के अंदर वैसे गवर्नर बना था, तो इसने गवर्नर बनते ही क्या किया था कि बंगाल के अंदर जो द्वैत शासन था ना, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, उसको समाप्त कर दिया था, ताकि जो वहाँ की जनता है उन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाया जा सके, उनको किसी भी भाई ज़्यादा परेशान ना किया जा सके, ताकि क्या ना हो कि आगे चलकर कहीं विद्रोह की स्थिति ना बन जाए। तो ये काम किया, तो अमेरिका आज़ाद हो गया। उसके बाद देखिए अब वो नहीं चाहते ब्रिटिश सरकार की जो भारत है वो भी आज़ाद हो जाए। तो यहाँ पर अमेरिका को स्वतंत्र होने में मदद कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था। तो इसी के चलते क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है उसने आदेश दिया कि देखिए कहीं भी जो फ्रांसीसी हैं तो उनको क्या करो, पूरी तरह से समाप्त कर दो, उन्हें वहाँ से खदेड़ दो, भगा दो। तो भारत के अंदर भी आपको बताया गया था कि जो माहे वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या है, फ्रांसीसी बस्ती है। देखिए ये भारत का, एक मिनट, ये भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है, जो मैसूर का क्षेत्र है ना, ये मैसूर का क्षेत्र है। तो यहीं पर क्या है, एक जगह है माहे, और यहाँ पर क्या है, फ्रांसीसी है। ठीक है, फ्रांसीसी है यहाँ पर, और ये मैसूर के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई अंग्रेजों की, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी है, और यहाँ पर है बॉम्बे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो फ्रांसीसी बस्ती है यहाँ पर आक्रमण किया, ठीक है, फ्रांसीसियों को भगाने के लिए। और यहाँ पर आक्रमण किया और जो माहे है वहाँ पर कब्जा कर लिया। अब ये सब चीज़ें देख रहा है हैदर अली। हैदर अली ने कहा कि जो 1771 के आसपास, 71 या 72 के अंदर जो मराठाओं ने आक्रमण किया था मैसूर पर, तो देखिए जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि, उसके अंतर्गत क्या था कि जो अंग्रेज है उनको सहायता प्रदान करनी है मैसूर को, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। हैदर अली पहले से ही चिढ़ा हुआ है कि मराठों के विरुद्ध उन्होंने कोई सहायता नहीं दी। उसके अलावा देखिए ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरा ही क्षेत्र है माहे, यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं, और यहाँ पर जो फ्रांसीसी मेरे अंडर में रह रहे हैं उनको यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये सहन नहीं हुई किससे, हैदर अली से। और उसने क्या किया, हैदर अली ने मराठाओं और निजाम को साथ लेकर जो कर्नाटक है वहाँ पर दोबारा से आक्रमण किया। तो देखिए ये चीज़ आप समझ लें कि जो कर्नाटक का बार बार जिक्र हो रहा है, तो ये कर्नाटक ये वाला कर्नाटक नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उस समय काल के अंदर क्या था कि अभी तो वर्तमान में ये इधर महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है ना, लेकिन उस समय के अंदर ये जो क्षेत्र है इसको कर्नाटक कहा जाता था। तो मैसूर जो है इसने कहाँ आक्रमण किया, यहाँ कर्नाटक पर आक्रमण किया, ये कर्नाटक है।
तो कर्नाटक पर आक्रमण किया। तो देखिए जो अंग्रेजी सेना वहाँ पर थी कर्नाटक के अंदर, जो मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ पर जो अंग्रेजी सेना उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? कर्नल बेली कर रहा है। तो हमला काफ़ी तेज किया गया था हैदर अली के द्वारा, मराठा और निजाम भी शामिल है। तो इसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेजी सेना है, जो कि किसके नेतृत्व में लड़ाई कर रही है? कर्नल बेली के, तो अंग्रेजी सेना पराजित हो गई। इसमें अंग्रेजी सेना पराजित हो गई। उसके बाद देखिए जो वारेन, जहाँ पर बंगाल के अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत का इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कौन है? वारेन हेस्टिंग है। तो वारेन हेस्टिंग ये चीज़ देख रहा है, तो उसने क्या किया कि एक बहुत ही देखिए कूटनीतिक व्यक्ति था जिसका कि क्या नाम था? आयरकूट था, सर आयरकूट। तो सर आयरकूट को क्या किया वारेन हेस्टिंग ने? यहाँ पर भेजा, यानी कि हैदर अली के साथ युद्ध करने के लिए। तो युद्ध करने के लिए भेजा। ये देखिए युद्ध चल ही रहा है, इसका समय काल 1884, 4 साल तक चल रहा है ये। तो युद्ध चल रहा है इनका। तो उसी दौरान क्या है, देखिए आपको आपको मैंने बताया था जब हमने ये पढ़ा था आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसके अंदर जो प्रथम अंग्रेज और मराठाओं का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1775 से लेकर 1782 के अंदर लड़ा गया था ये। तो ये चीज़ समझने वाली है कि देखिए 1772 से 82 तक क्या है कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मराठा है ना वो मैसूर को सहायता प्रदान कर रहे हैं, ये युद्ध चल रहा है। उसके अलावा देखिए 1782 के अंदर क्या हुआ था, जो अंग्रेज और मराठाओं का युद्ध था ना, तो 1782 के अंदर अंग्रेजों ने संधि कर ली थी किससे? मराठाओं से। सालबाई की संधि हो गई थी अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। जब ये टॉपिक हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये संधि अंग्रेजों ने क्यों की थी, क्योंकि इस समय काल तक अंग्रेजों का देखिए युद्ध चल रहा था किसके साथ? मैसूर के साथ। तो अंग्रेज जो है वो दो दो जगह पर युद्ध लड़ रहे हैं, मैसूर के साथ भी और मराठाओं के साथ भी। अगर अंग्रेज दोनों के साथ युद्ध लड़ेंगे तो अंग्रेज क्या है निश्चित रूप से पराजित हो जाएंगे। तो इसी के चलते क्या किया गया था कि जो वारेन हेस्टिंग है उसने संधि कर ली थी मराठाओं के साथ 1782 में, सालबाई की संधि। और ये जब संधि हमने पढ़ी थी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या था कि अगर एक दूसरे का मतलब किसी के साथ युद्ध चलता है तो क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, 1782 ईस्वी में ये सालबाई की संधि हो गई। मराठा जो कि किसके साथ युद्ध लड़ रहे थे? हैदर अली के साथ। तो अब वो क्या अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में संधि हो चुकी है। तो मराठा जो है वो क्या हुए? हैदर अली से दूर हो गए, अपने आप को युद्ध से बाहर कर लिया। तो इस प्रकार से जो हैदर अली है देखिए वो युद्ध के अंदर अकेला पड़ गया। निजाम का तो आपको पता ही है कि जैसे मराठा अलग हुए तो निजाम भी अलग हो गए। निजाम जो क्या है बिना पैंदे का लोटा, कभी इधर कभी उधर, तो वो भी अलग हो गए। हैदर अली जो है वो अकेला पड़ गया। तो आयरकूट ने क्या किया? इस पर आक्रमण किया, जिसको कि पोर्ट नोवा का युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि हैदर अली जो है वो पराजित हो जाता है और काफ़ी घायल भी हो गया था। तो बाद में देखिए युद्ध में हार के सदमे की वजह से, या काफ़ी लोग कहते हैं भाई कैंसर वगैरह भी था, तो इन सब की वजह से क्या हुआ था कि जो हैदर अली है उसकी मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी के अंदर। समय काल आगे बढ़ा 1783 ईस्वी के अंदर देखिए जो एक और कूटनीतिक व्यक्ति बताया था आयरकूट, इसकी भी क्या है मृत्यु मृत्यु हो जाती है। तो एक तरफ तो देखिए क्या है कि अंग्रेज सेना है वो भी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई आयरकूट की मृत्यु के बाद, और हैदर अली के बाद क्या है मैसूर भी कमज़ोर पड़ गया है। वैसे हैदर अली की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा है टीपू सुल्तान, उसने 2 साल तक युद्ध को जारी रखा। लेकिन देखिए ये अभी नया नया क्या है वहाँ पर शासक बना है मैसूर के अंदर, ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार की लड़ाई की जाए। एक तो युद्ध चल रहा है, ऊपर से हैदर अली की मृत्यु हो गई, मैसूर के अंदर वैसे ही अराजकता फैली हुई है। तो ये जो टीपू सुल्तान है ये भी क्या चाहता था कि किसी प्रकार से युद्ध विराम हो जाए, और दूसरी तरफ अंग्रेज भी आयरकूट की मृत्यु के बाद क्या चाहते थे कि कुछ समय के लिए युद्ध को विराम कर देना चाहिए। तो इसके चलते क्या हुआ कि दोनों के बीच में क्या होता है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हो गई, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है? मंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुई थी? 1784 ईस्वी के अंदर हो गई थी। तो संधि के अनुसार क्या था कि जो स्थिति जैसे थी पूर्ववत वैसे ही बना दी गई, और दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध कुछ समय के लिए बने रहे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, और जो 2 युद्ध बचे हुए हैं अंग्रेज मैसूर युद्ध, तीसरा और चौथा, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।